हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 यूनिट मेंशन कर देती हूँ। राइट बेटा, यूनिट 1 हम कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के हम टॉपिक कर रहे थे। लास्ट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लिया था और कंस्ट्रेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो कि है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाम ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, लेकिन जब हम इसको करेंगे आप देखोगे कि ये कितना लेंथी टॉपिक है। यानी कि इसके अंदर से आपका मतलब सब टॉपिक्स, इसके अंदर एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बने हुए हैं और उन सब टॉपिक्स में से आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमारे पास पहले मैं कराती हूँ, उसके बाद जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पूछा कैसे जा रहा है ना, तब पता चलेगा आपको। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने देखो क्या किया था, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये किसी भी पार्टिकल के मूव करने के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज किसी भी स्पेस या सिस्टम में क्या हो सकते हैं, वो हमने क्या बताए थे, अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे। राइट, उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स कर लिया था। कंस्ट्रेंट्स हमने बताया था कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है या जैसे भी है उसके ऊपर हमने क्या क्या लगाया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो जो वो रिस्ट्रिक्शंस किसी भी पार्टिकल के ऊपर लगाई जा रही हैं तो वो उसके लिए क्या हो गए, कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं। उसके बाद हमने उसको टाइप्स भी देख लिए थे। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो जो हम देखो हमने ये कहा था कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी हमारे पास या कंस्ट्रेंट्स उसमें है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फेलियर्स आ रहे थे। राइट, तो वो जो फेलियर्स है उसको हम किस चीज़ से ओवरकम कर रहे थे, हमने कहा था कि जो भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स के उसमें, तो कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट ही रहे जा रहा था वो। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट रहे जा रहा था, तो हमें तो इंडिपेंडेंट वे चाहिए थे। तो डिपेंडेंट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिए जो दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड ही ना करें, इंडिपेंडेंट रहे। तो वो जो आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को आप चूज़ करोगे, राइट, जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को जो आप चूज़ करोगे किसी भी सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपके कोऑर्डिनेट्स ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यानी कि उसके अंदर जो आप कोऑर्डिनेट्स चूज़ करोगे, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो आप लोगे वो ही कैसे लेके चलेंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे। अगर एक के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर हमारा चेंजमेंट मतलब दूसरे के अंदर उसका वो जो पार्टिकल है वो हमारा कैसा, दूसरा कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उसके ऊपर वो हमारा अनचेंज्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अनचेंज रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसमें चेंज करे ये अनचेंज रहा, इसका मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं जा रहा था, है ना। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। ये उतने ही नंबर होंगे जितने कि हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको परफॉर्म करना, किसी भी सिस्टम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने हमारे किसी पार्टिकल के मतलब मूव करने के वो होंगे उतने ही हमारी इक्वेशंस उसके अंदर बनती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने उतने ही क्या ले लिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं हमने। ठीक है, तो वो और भी क्या हो गया, हमें उसको सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा, सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स हो जाएंगे हमारे। तो अब इसको लिख लेते हैं, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates that if we change one coordinate with other coordinate,
रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। दूसरा कैसा रहेगा हमारा, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक। नंबर ऑफ, तो दैट इज एंड लिख लो, एंड नंबर ऑफ जनरलाइज्ड coordinates is equal to number of degree of freedom, ठीक है। ये ही हमारे कितने हो जाएंगे, जितने हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उतने ही हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होंगी उतने ही नंबर के हमारे ये कोऑर्डिनेट्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कहता है कि ये तो हमें पता चल गया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या है, उसको डिफाइन कैसे कर रहे हो ये पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें इनको चूज़ करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स भी ध्यान में रखने हैं ये भी हमें पता होने चाहिए, है ना। कि आप जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चूज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोज आपके स्फेरिकल में है तो आर कॉस थीटा साइन थीटा इस टाइप से आप कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करोगे, ठीक है। कार्टेशियन उसके अंदर है तो एक्स वाई जेड से सिंपल काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो ये कहता है कि आप किस तरीके के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को चूज़ करोगे, क्या वो सिंपल आएंगे या उसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी आएगा, कैसे क्या आएगा, क्या स्टेप्स रहेंगे उसके साथ में, वो भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए फॉर choosing suitable set of generalized coordinate in a particular situation, we have to follow three principles. And what principles they are? फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है, दे शुड स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। मीन्स अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट चूज़ कर रहे हैं तो वो जो हम पर्टिकुलर उसमें, अब मान लो कि मैंने ये कह रखा है कि भाई एक ये पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, अगर ये इसी एक्स डायरेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन को ही ना बता रहा हो, ठीक है, वाई और जेड के कंपोनेंट ले लूँ, क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा उनको चूज़ करके जब वो मेरी पर्टिकुलर चीज़ को ही स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब लेना भी वही पार्टिकल है जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को भी बता सके। अगर एक्स वाई जेड में है तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग ही उनको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होएगा कि जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को बता सके। दे शुड specify the configuration of system। सेकेंड, ये क्या बताएगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को बता देगा, ठीक है। ऊपर से जो भी पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं एक्स एक्सिस के अंदर ही दो कंपोनेंट ले लूँ और एक ही पोजीशन के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंडेंट उसमें चाहिए। अगर एक एक्स का है तो दूसरा वाई का, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली लेके चलो, ठीक है। तो ये कहता है दे मे बी varied arbitrarily and independent of each other, ठीक है। थर्ड क्या है कि उनके अंदर जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं उसमें कोई भी यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हर बार उसमें वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। देयर इज नो यूनिकनेस इन द चॉइस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट,
ठीक है। तो जो हमारे पास हम पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं ना, उसको मतलब जो भी आपने पर्टिकुलर इसके अंदर यहाँ पे बोला था ना कि सूटेबल सेट ऑफ ये हम लेके चल रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई है, उसके लिए आपने क्या किया है, इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चूज़ कर रखा है। ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या बता सकते हो कि भाई जो भी हम इसके अंदर ले रहे हैं, एक तो हमारे पास वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। दूसरा कैसा होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को बताना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, वो हमारे पास जो भी पार्टिकल जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे उनके अंदर यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि सेम सेम उसमें नहीं होने चाहिए, एक ही उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इसके प्रिंसिपल्स थे। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले ये देखना है कि इसको हम नोटेशन किससे दे देते हैं। ठीक है। तो नोटेशन में इसको क्यू से दे देती हूँ। जो क्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पर्टिकुलर हम दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो है वो क्यू से मेनली हम इसको जो है वो डिनोट कर देंगे। ठीक है। अब आपके पास ये आता है कि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की एडवांटेजेस क्या बता सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी आपको प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इक्वेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जितने इंडिपेंडेंट वेज होंगे उतने तक के उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लिखवा देती हूँ एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, आप लिख लीजिए। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। क्या हैं इसकी एडवांटेजेस? इसकी एडवांटेजेस हैं द चॉइस ऑफ suitable independent coordinates makes the mathematical calculations easy by reducing the number of equation for the प्रॉब्लम। ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, आपकी एडवांटेजेस हो गई हैं। अब हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एक तो देखो पेपर के अंदर ये आता है आपका कि जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है इसके अंदर। ठीक है, कि आपको जो पता होना चाहिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका क्या है, और साथ में आपके पास ये आता है क्वेश्चन कि आप कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसको करते हो और इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। जो अब दूसरा पार्ट है वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये वाला पार्ट था। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास हमें करना होता है इसके अंदर कि जैसे आप कोई भी, अब इसमें कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, चीज़ को समझना थोड़ा सा रिलेट करके चलोगे ना तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक। आपने क्या ले रखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आप चले जाओ, आप 11th क्लास में चले जाओ। ठीक है। तो 11th क्लास में जहाँ पे आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, वहाँ चले जाओ आप। ठीक। वहाँ अगर जाओगे तो आप सबसे पहले ये कहते हो कि ये एक पार्टिकल है, ये एक चीज़ है जिसको हमने किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के उसमें रखा हुआ था, तो इसकी हमने पोजीशन बता दी थी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये पोजीशन है। अगर ये इसकी पोजीशन चेंज होती है, इसकी पोजीशन चेंज होती है, तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट था, पोजीशन अगर चेंज हो गई तो इसके अंदर आप ये कहते हो कि ये क्या कर दिया, इसके बीच में अगर ये पहले r1 पे था, अब ये r2 पोजीशन पे हो गया, तो इसके बीच में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया, अगर मैं ये वेक्टर की फॉर्म में बता रही हूँ तो आपको पता है वेक्टर की फॉर्म में तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, क्योंकि स्पीड जो होती है वो हमारी वेक्टर फॉर्म नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसकी हमें जस्ट क्या मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है, वो
उसकी डायरेक्शन शो नहीं करता, लेकिन हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके अंदर वैल्यू प्लस में आपका मतलब एप्टीट्यूड जो आपका उसका वैल्यू होता है और उसकी डायरेक्शन होती है, दोनों की दोनों हमें उसके अंदर पता चलते हैं। तो वो कैसी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या ले रखा था, ये हम वेक्टर की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो यानी कि इनके बीच में क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दूं मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा बताओ। जैसे आपने पोजीशन चेंज कर दी थी उसकी, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया था, स्पीड आ गई थी। ठीक है, तो स्पीड को चेंज कर दिया तो फिर क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे डिस्टेंस एक्स ले रखा था, डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही सारी चीज़ें करनी है। फिर जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो एक्सेलरेशन से हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद फोर्स भी बता सकते हैं, मोमेंटम भी बता सकते हैं, तो कई सारे और चीज़ें हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यही चीज़ करनी है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, तो कोऑर्डिनेट यानी कि ये जो R1 था ना, ये पता चल गया। अगर ये हमारे चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फिर उसके बाद फिर दोबारा उसमें चेंज हो गया तो फिर क्या आ जाएगा, हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी में चेंज दिखा देंगे तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हुए हम आगे अपनी और चीज़ों को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अब डाल लीजिए कि जनरलाइज्ड नोटेशंस या फिर टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हेडिंग डाल लीजिए आप जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट अभी बताया आपने, पोजीशन लिया हुआ था, पोजीशन के उसमें अगर मैं उसमें चेंजमेंट दिखा दूं पर्टिकुलर किसी उसमें, तो वो ही क्या आ जाएगा, मेरा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बता देगा। क्या बता देगा, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या है आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के अंदर लेट अस कंसिडर n particle system for which small displacement del ri vector is defined as change in पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आई की वैल्यू हम दे देते हैं 1 to n तक दे देते हैं, n पार्टिकल मान रखे हैं तो। ठीक है, फिर विद टाइम t केप्ट एज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसको किस फॉर्म में लिखेंगे वो देख लीजिए। हमारे पास था RI वेक्टर था, RI वेक्टर को हम अपने और पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कितना था, Q1 Q2 Q3, क्योंकि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स आपने ले रखे थे वो ये थे। इनके अंदर आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हो, चेंजमेंट आ रहा है, चेंजमेंट को फिर मैं इससे दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका Q
एफ तक आपने डैश 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 पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने रहेंगे उतने आपने लिख रखा है, और ये हमारे पास क्या हो गया, टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट तो तब आएगा ना जब उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आप उसको क्या कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चेंजमेंट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर चेंजमेंट आएगा तो ये R1 RI है, RI Q1 के हिसाब से भी चेंजमेंट दिखाएगा, Q2 के भी, Q3 के भी और QF के भी फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ है हमारे पास तो हम इसको इस तरीके से, आपने देखा होगा चेन रूल के उस पर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो पर्टिकुलर एक एक के रिस्पेक्ट में भी इसमें चेंजमेंट आ सकता है। कैसे कि ये हमारे पास पार्शियली उसमें चेंजमेंट आ रहा है, पार्शियली इसके भी होएगा, इसके भी होएगा, इसके भी होएगा, सब में इसके अंदर चेंजमेंट होएगा। उसको कैसे लिखते हैं, करली RI बाय करली Q1। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाता है आपका डेल ऑफ Q1। इसी तरीके से करली RI आपका वेक्टर, क्योंकि R जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेकंड के फॉर्म में बाय डेल Q2। ठीक है, एंड प्लस सो ऑन आप क्या लिखोगे, करली RI वेक्टर बाय करली Q। आप यहाँ पे किसके फॉर्म में उसमें लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज ये आपके F तक थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको पार्टिकल मान लेके चलो कि ये आपके के की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो के की फॉर्म के अंदर भी आप इसको करना चाहते हो तो के की फॉर्म के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक मिनट। ठीक है, तो के की फॉर्म के अंदर इसमें कैसे लिखेंगे, समीशन दे देते हैं, RI वेक्टर इज इक्वल टू समीशन, ये कितना हो जाएगा आपका करली RI वेक्टर अपॉन में करली QK, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल ऑफ QK हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो कितनी जा रही है, 1 से लेके F तक की, यानी कि जितने हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के उसमें थे उतने तक ही इसकी वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बता दिया कि ये हमारे पास जो डेल QK है ये क्या है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। ठीक है, डेल QK क्या है, चेंजमेंट आ रहा है, इसी की वजह से उसमें आ रहा था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हेयर डेल QK इज द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है, अब ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, अब हमें बताना है कि वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड आप हेडिंग डाल लीजिए, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अगर जनरलाइज्ड वेलोसिटी बतानी है, इसका मतलब जो अभी हमने ऊपर क्या किया था, आपका डिस्प्लेसमेंट उसमें करवाया था, अब क्या करवाना है, एक बारी और डिफ्रेंशिएशन करवा देते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर हम कर दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का ही टाइम डेरिवेटिव, यानी कि इनका टाइम डेरिवेटिव कर दे, यानी कि फिर इसका भी टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका भी टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द टाइम डेरिवेटिव of generalized displacement। ठीक है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट जो है उनका टाइम डेरिवेटिव, यानी कि मेन फोकस जो रहेगा वो इसका डिफरेंशिएशन के अंदर रहेगा, RI का नहीं, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये वैरी कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसके अंदर बताएंगे। तो आप लिखोगे कि जो हमारे पास, अब वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होएगा, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट, जो इसका फैक्टर, क्योंकि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट को आपने किसका, Q के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं,
कि ये क्या है, इसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, इसका, यानी कि मेन ये है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, नहीं, ये किसका फंक्शन है, इसके फंक्शन है, तो इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्या है, आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अब इसी के अंदर ही चेंजमेंट करके बताएंगे तो ही हम क्या बताएंगे कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन, ये इसके फंक्शंस है, तो हम इनको करने की बजाय पहले इसको कर लेते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे एक एक इनके स्टेप को डिफरेंशिएट करते रहें, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, बजाय इतने बड़े फंक्शन को हम एक साथ लिखें। अब जैसे Q1 Q2 हमारे पास पूरे उसके अगर n पार्टिकल है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनकी, तो इतने सारों को लिखने की बजाय एक RI ले लिया मैंने मेन इजीली नोटेशन के लिए कि ये इसके फंक्शंस हैं। अब अगर मेरे को ये इसका ही डेरिवेटिव, मेन तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो एक बार सिंपल दिखाने के लिए तो ये कहेंगे ना, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और चेंज कर दो, यही कहेंगे ना, ठीक है। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पोजीशन चेंजमेंट, पोजीशन की चेंजमेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, तो पोजीशन मेरे पास Q1 Q2 थी, इसका मैंने चेंजमेंट कर दिया, ठीक है, यही मतलब है, इसका चेंजमेंट कर दिया, मेन लास्ट इसका चेंजमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से इसके उसमें आ रहा था, तो इसका चेंजमेंट क्या हो गया, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी में भी उसी के ऊपर ही लेके आएंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बार और चेंजमेंट देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ith पार्टिकल लिया था, यहाँ पे भी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल इज गिवन बाय vi वेक्टर इज इक्वल टू dri वेक्टर बाय dt, और ये हमें पता है कि ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यानी मेन हमें इसके लिए, इसको निकालना है इसके लिए, ठीक है, तो यानी कि चेंजमेंट निकालेंगे, तो चेंजमेंट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो vi वेक्टर, यानी कि हमें ri डॉट का वेक्टर निकालना है, ठीक है, यानी कि या वेक्टर डॉट कर दो, ठीक है, ri ये वेक्टर था, इसका डॉट हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ri तो Q1 Q2 Q3 का फंक्शन था, तो अगर ये उसका फंक्शन है तो पहले तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग और प्लस में खुद उस पोजीशन का भी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपने ये कहा है कि r का t के रिस्पेक्ट में करे, तो पहले पोजीशन कोऑर्डिनेट था तो t के उसमें नहीं आया उसके अंदर, लेकिन अब r को आपने डिफाइन कर रखा था Q1 Q2 डैश 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 QF और यहाँ पे TB कर रखा, तो अगर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो dr बाई dt भी आएगा। अभी तक तो आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताया था, अब इसको और इसकी भी बताना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या आएगा, वहाँ पे वेलोसिटी आएगी, ठीक। ये कितना हो जाएगा, करली ri बाई करली Q1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए लेके चल रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली Q1 बाई करली t प्लस में करली ri वेक्टर बाई करली, यहाँ पे भी वेक्टर लगा देना, Q2 करली Q2 बाई करली t, यानी कि ये क्या है, करली Q2 बाई देखो ये Q1 बाई t हो गया, यानी कि क्या है एक्चुअली में करली Q1 बाई करली t का, ये तो पोजीशन कोऑर्डिनेट था, पोजीशन का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना हो जाता है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की उसमें हमारे पास जो चेंजमेंट आ रहा है वो क्या है, आपका वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी। अभी तो वहाँ पे खाली क्या ले रहे थे, चेंज, खाली उसको चेंज दिखा रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में खाली पोजीशन का चेंजमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था जो मैंने पीछे बताया था। अब उसका चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। करली Q2 बाई दिस प्लस में एंड सो ऑन, करली ri वेक्टर बाई करली QF हो जाएगा अपना करली QF बाई करली t, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, इतना करने के बाद ये तो हमारे पास इतना था, सिर्फ इसका चेंजमेंट बताया विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन आर टी का भी फंक्शन है, इसीलिए कर ली आर बाई कर ली टी भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, और आई को जो आर है आपने आईएथ उस पर ले रखा है, इसीलिए कर ली आर बाई कर ली टी आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और करने के लिए क्या कर सकते हैं, करली RI बाई करली Q1, ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली Q1 डॉट,
लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से करली Q1, फिर करली नहीं आएगा क्योंकि Q1 डॉट का ही मतलब क्या है, करली Q1 बाई करली T, ठीक है। प्लस में करली RI वेक्टर बाई करली Q2, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 डॉट, एंड प्लस में सो ऑन आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ करली RI वेक्टर बाई करली QF, और यहाँ कितना हो जाएगा QF का डॉट, प्लस में हमारे पास हो जाएगा करली RI वेक्टर बाई करली T, ठीक है। अब ये कहता है इसको और सॉल्व करने के लिए हम जैसे पहले हमने इतने फैक्टर को लिखा था उतने फैक्टर को लिख सकते हैं, और इसको जो ये यहाँ था एडिशनल उसमें, ठीक है, इसको अलग से लिख देंगे। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन यहाँ पे के ही ले लेते हैं f को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 to f हमारे पास हो जाएगा करली RI बाई करली Q के हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा QK का डॉट, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा करली RI वेक्टर बाई करली T, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट, जो कि QK के उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको वेलोसिटी कंपोनेंट को हम RI डॉट भी या RI वेक्टर डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और वो भी हमारे पास हम इसकी तरह से बता सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या था, अभी तक वेलोसिटी का था। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे। अगर एक्सेलरेशन करना है तो यानी कि ये जो आपने क्यू के डॉट निकाला था, इसका एक बारी और डॉट निकालना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेके आने के लिए इसका मतलब अभी आपने जो ये आर आई डॉट निकाल रखा है ना बेटा, आर आई डॉट की वजह क्या निकालो, आर आई डबल डॉट निकालो, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन जो है आपके पास, उसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो इसको एक बार दोबारा देखना, कन्फ्यूज़न हो सकती है। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का चेंजमेंट जो दिखा रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ का चेंजमेंट देखूँगी आपका, ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ही टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजमेंट निकालूँ तो वो मेरे पास वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था और फिर हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी थी, फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स के साथ में फिर हम न्यूटन का लॉ का यूज़ करते हुए मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर और एक्स्ट्रा अगर कुछ और भी कहेगा तो वो भी हम कर लेंगे। मेन जो पेपर में आता है वो हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इन